सब आपसे खुश हैं, अगर सब आपसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने बहुत से समझौते किए। और यदि आप सबसे खुश हैं, यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने बहुत से लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया है। गुड इवनिंग, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। तो लास्ट क्लास में यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वेव एनर्जी जो थी वो काइनेटिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम था और उसके लिए एक्सप्रेशन आया था और शायद वो एक्सप्रेशन आपको याद होगा। याद आ रहा? यादें जो याद आती हैं, आ रही है? बोलो भाई, क्या याद आया? आपको याद आया कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ हम लोगों ने लिखा था du/dx इज इक्वल टू, बोलो भाई जल्दी से, du/dx इज इक्वल टू, याद करो, जल्दी से याद करो, याद आ गया होगा। तुझको ना याद आया तो मैं क्या करूं, याद आ गया? ठीक है, चलिए, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और काइनेटिक एनर्जी भी पर यूनिट लेंथ इतनी ही आई थी यानी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर हम लोगों ने टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ लिखी थी। टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ अगर हम कहते हैं डी है तो क्या टोटल एनर्जी हम कह देंगे इन दोनों के सम के बराबर होगी, यानी टोटल एनर्जी अगर हम पर यूनिट लेंथ कह दें d/dx है तो क्या हम कह सकते हैं ये d/dx हो जाएगी du/dx प्लस dk/dx। टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कह रहा है तो खींच मेरी फोटो। ठीक है, जहां पर भी आप नोट नहीं कर रहे हैं स्नैप ले लीजिएगा यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वैल्यू रख दीजिए, d/dx इज इक्वल टू, सम कर दीजिए, डबल हो जाएगी यानी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ हमें मिल गई। नोट करिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। लास्ट क्लास में अगर आप नहीं थे जरूर नोट कर लीजिए, और थे तो पुराने नोट्स खोल करके देख सकते हैं कि यही फार्मूला आया था, चेक कर लीजिए एक बार। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? पावर इन वेव या पावर ऑफ वेव, जो कह लीजिए, आपका हेडिंग लगाइए, तरंग की शक्ति या पावर इन वेव। लगा लीजिए हेडिंग। ठीक है, लगाइए भाई हेडिंग, ठुमका नहीं लगाना है, ठुमका नहीं, हेडिंग लगानी है भाई। चलिए, क्या लगाइए हेडिंग? पावर इन वेव, तरंग की शक्ति या तरंग में जो पावर फ्लो हो रही है उसके लिए एक्सप्रेशन चाहिए कि पावर कितनी है तरंग। तो पावर क्या होती है आपको है याद करो कि पावर क्या होती है। जैसे मान लीजिए क्लास में अभय और अविरल में हो गया महायुद्ध, क्लास के बाहर, क्लास में नहीं, ठीक है, युद्ध का मतलब आपका द्वंद्व युद्ध। ठीक है तो अब किसकी पावर ज्यादा होगी वही तो समझ गए आप, डॉट डॉट। तो अब पावर होती क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है कहीं और
आपको जो ईंटें होती है ना, देखा है ना आपने, तो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, 2 लेवल है और नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। तो कोई तेजी से फेंक रहा होगा, मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक लेबर मान लीजिए 20 ईंटें फेंक रहा है, दूसरा 50 ईंटें फेंक रहा है उसी टाइम इंटरवल में। तो क्या आप कहते हो कि ये वाला लेबर ज़्यादा पावरफुल है, या कहते हो इस लेबर की जो है आपकी दम है इसमें, ठीक है। और जिसमें दम होती है उसी को काम पे लगाना आप चाहते हैं। तो पावर का मतलब है पर एनर्जी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वेव के लिए। वेव के लिए पावर का मतलब है वेव एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो पावर को अगर हम P से रिप्रेजेंट करें तो पावर P क्या हो जाएगा आपका, वेव एनर्जी पर यूनिट टाइम। यानी हम कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी E कह दें, टाइम को T कह दें, तो क्या हम कह दें P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E अपॉन T, एनर्जी पर यूनिट टाइम। सही है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर हम छोटी सी बात करें, अल्प टाइम इंटरवल की बात करें, तो अल्प एनर्जी भी कहेंगे हम, कि एनर्जी भी क्या होगी, थोड़ी होगी। तो इसी को क्या हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें कि अगर छोटे से भाग की, जहां पर हमने जो ये पर यूनिट लेंथ लिया था dx भाग की बात की थी, तो उसी भाग की टोटल एनर्जी क्या कह दें, अगर de है और वहां वो de क्या है, dt टाइम इंटरवल ले लें, 100 उतने के लिए टाइम इंटरवल क्या कह दें, dt कह दें। तो क्या हम कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू de अपॉन dt। P इज इक्वल टू लिख सकते हैं de अपॉन dt। कैसे निकालेंगे इसको, पावर को, क्या de अपॉन dx अभी बताया था कितना था, de अपॉन dx हमें पता है उस भाग के लिए, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितनी एनर्जी है ये हमें पता है, लेकिन पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। इसी को क्या बोलेंगे हम, पावर बोलेंगे। तो पर यूनिट टाइम एनर्जी निकालना है, पर यूनिट लेंथ हमें पता है, यानी हमें पता क्या है, हमें पता है de अपॉन dx। तो क्या इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें dx अपॉन dt से, ठीक है, dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये क्या है, डी अपॉन dt है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। तो लिखा यही रहेगा, यही वैल्यू तो ये भी है, लेकिन यहां से एक हेल्प हो जाएगी कि d अपॉन dx हमें पता है। तो यानी d अपॉन dx ये हमें पता है, और ये जो dx अपॉन dt है ये क्या है, जरा आप कमेंट करके बताइए। d अपॉन dx तो आपको पता है, dx अपॉन dt क्या है, dx अपॉन dt क्या है, जल्दी से जवाब आना चाहिए। मैं देख रहा हूं अभी तक नहीं आया है किसी का जवाब, जल्दी से जवाब दीजिए। dx अपॉन dt क्या है, याद करो वो दिन जब वेव पढ़ाया गया था, और वेव में हमने डायग्राम बनाया था इस तरीके से। देखो ये वेव जा रही थी, ये तीन ताना करते हुए ये वेव जा रही थी। कहाँ जा रही थी, नदिया के पार नहीं जा रही थी। वेव क्या हो रही थी, मीडियम में जा रही थी, ईस्टर्न वेव बनाई थी ना हम लोगों ने। तो ये वेव जा रही थी, तो क्या ये इधर डिस्टेंस x था, इधर था पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो y में टाइम के साथ जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी, यानी dy अपॉन dt इज कॉल्ड एज पार्टिकल वेलोसिटी। अब x डायरेक्शन में इधर कौन सा जा रहा है, इधर तो वेव जा रही थी ना, पार्टिकल तो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा था। तो इधर क्या है, x डायरेक्शन x डिस्टेंस किसकी चेंज हो रही है, इधर क्या जा रहा है, वेव जा रही है। तो यानी x में टाइम के साथ जो चेंज होगा वो वेव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेव वेलोसिटी को। तो क्या dx अपॉन dt हो गई वेव वेलोसिटी, यस और नो, जल्दी से कमेंट करिए, यस और नो। बहुत से तो लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, ठीक है, केवल बीसी भी नहीं करनी है।
मतलब बीसी के साथ पढ़ाई पे ध्यान देना है। बीसी मतलब बहुत समझदारी के साथ पढ़ाई पे या बहुत चुस्ती के साथ पढ़ाई पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास पावर के लिए एक्सप्रेशन आ गया DE अपान dx इंटू dx अपान dt। ये हमें पता है, ये हो गई वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या था आपका DE अपान dx, आप याद करो क्या था, म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स और इंटू वेव वेलोसिटी v कर दे, उसको पहले लिखे दे रहे v। तो पावर का फार्मूला हमें ये मिल गया। ये कौन सी पावर है, देखो ये कौन सी पावर मिली हमें, कौन सी पावर मिली, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे पावर है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्कालिक मान या क्षणिक मान, जो भी कह लीजिए। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गई, यानी कैसी पावर हो गई, इंस्टेंटेनियस पावर। अब मान लो जो वेव जा रही थी, तो वेव एक साइकिल में यानी एक टाइम पीरियड में जो लेंथ चलती है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करिए जल्दी से। एक टाइम पीरियड में यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो एक साइकिल में या वन टाइम पीरियड में कितनी पावर ट्रेवल कर जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे एवरेज पावर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है। एक साइकिल में क्या है, आप ऐसे इस पॉइंट से मान लो चल रही है इस तरीके से, ये ऐसे, अब एक टाइम पीरियड पूरा हुआ तो बहुत सारे टाइम इन्वॉल्व हुए इसमें बहुत। ठीक है, तो एवरेज पावर लेंगे हम, अगर हम एक साइकिल में कितनी पावर गुजरी तो उसके लिए क्या करेंगे, एवरेज पावर लिखेंगे। और किसी भी क्वांटिटी का एवरेज लेने के लिए एक तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई क्वांटिटी P है या कोई क्वांटिटी हम कह दें X है और उसका एवरेज लेना है वन टाइम पीरियड में, तो हम क्या करेंगे, X एवरेज कैसे लिखते हैं, वन टाइम पीरियड के लिए उसको इंटीग्रेट कर देते हैं और वन टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं। तो वन टाइम पीरियड में इसके लिए क्या है, एक एवरेज वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अब हम वन टाइम पीरियड के लिए एवरेज पावर अगर लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं कि एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल टू वन टाइम पीरियड के लिए लिख रहे हैं, तो वन टाइम पीरियड के लिए क्या इंस्टेंटेनियस पावर को डिफरेंशिएट कर दें और वन टाइम पीरियड से हम डिवाइड कर दें, तो यहां पर हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा एवरेज पावर का। तो इतनी बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि मैथ यूज कर लेंगे हम। ठीक है, और मैथ हमें पता है आपकी बड़ी स्ट्रांग मैथ है, सबको बहुत अच्छी मैथ है, क्योंकि मैथ के लिए दिन रात एक कर देते हैं। फिजिक्स तो डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उतना ही मन लगाकर फिजिक्स भी पढ़ा करो तो ये भी आ जाएगी आपके सपनों। ठीक है, तो फिजिक्स भी मन से पढ़िए। तो अब क्या करते हैं, मैथ का कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर लेते हैं, मैथ को हम यहाँ हथियार बना लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगी। इसको मिटा दें, हटा दें इसको। ठीक है, देखिएगा क्या वन टाइम पीरियड में या वन साइकिल के लिए आपको याद है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू वन साइकिल के लिए क्या होती है, वन साइकिल के लिए 0 होती है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। क्योंकि देखो आधे में पॉजिटिव आधे में निगेटिव, तो एवरेज क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन साइकिल के लिए हाफ होती है। मैथ में पढ़ा है, उसका फायदा यहाँ उठाते हैं, कितनी होती है, हाफ होती है। तो क्या यहाँ देखो कॉस स्क्वायर समथिंग ये थीटा ही जैसा ट्रीट कर सकते हैं, तो क्या इसकी वैल्यू वन टाइम पीरियड के लिए हम हाफ लिखते हैं।
तो हाफ लिख देंगे तो एवरेज पावर का फार्मूला हमें मिल जाएगा आसानी से। यानी पी एवरेज हमारे पास आ जाएगी, पी एवरेज इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हाफ रख दीजिए, यानी हो जाएगा आपका वी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है आपको। जब भी कोई डब्बा देखो आपको क्या कहना है, जब भी कोई डब्बा देखो तुझको ना भूल पाएंगे, ये बोलना है आपको, कुछ और मत सोचना। जब भी कोई डब्बा देखो डॉट डॉट डॉट। तो अब देखो क्या करते हैं, पावर मिल गई हमें। एक टॉपिक और हमें पढ़ना है इसमें है इंटेंसिटी, तीव्रता जिसको बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो लगा लीजिए हेडिंग इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव लगाइए। चलिए भाई कहां चल रहा है, नदिया के पास? नहीं, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। कहां चलना है? नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, बोलो, इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव लगाइए, इंटेंसिटी ऑफ वेव। चलिए कमेंट बाजी के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान रखिए, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, सुनिएगा, देखो ध्यान से। जैसे कहते हैं वेव गुजर रही है, ये वेव गुजर रही है यहां से, तो इस जहां से वेव गुजर रही है जिस मीडियम से, वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी पास होती है पर यूनिट टाइम, फिर से सुनिएगा, वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर कोई एरिया ले लें, ठीक है, उसके यूनिट वैल्यू से, यानी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी गुजर रही होगी उसे ही हम वेव की इंटेंसिटी बोलेंगे। जैसे हमने कह दिया कि ये एरिया कितना आपका है, मान लीजिए आपका 10 ले लें इसका एरिया, और वेव इस तरीके से यहां से गुजर रही है, तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी गुजरेगी, वेव के साथ जितनी एनर्जी गुजर रही है, या वेव एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इस सरफेस से गुजरेगी जो, उसी को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव। यानी इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड in terms of energy passing through unit area in unit time perpendicularly to the area। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करना चाहो, ठीक है, नोट कर लिया। इसको बना के भी समझा सकते हैं आपको, ऐसे इसको जो हाथ बनाया है इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं आपको, है बोर्ड पे। देखो जैसे हमने कहा कि ये आपकी एनर्जी जा रही है, ये क्या जा रही है, एनर्जी जा रही है, और यहां पर हमने क्या कर दिया, ये प्लेन ले लिया, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं ये, ठीक है, ये हमने क्या किया, कोई प्लेन ले लिया, इसका कुछ ये एरिया हो रहा होगा, ये प्लेन क्या है, ये एनर्जी के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो गया, तो ये जो एरिया इसका है, इसकी पर यूनिट वैल्यू से, पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम जितनी एनर्जी गुजर रही होगी उसी को हम नाम देंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव। ठीक है, पकड़ लिया, बात को पकड़ लिया भाई, ठीक है, बात को पकड़ने के लिए कहा है भाई। चलिए मान लेते हैं, इसको एक और तरीके से भी हम आपको समझा सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अविरल है क्लास में, चलिए प्रवीण सेन होंगे ही क्लास में। अब देखो प्रवीण सेन अपनी चूड़ी निकालो, चूड़ी निकालो, उससे समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रवीण सेन ने चूड़ी दी अपनी, और वो चूड़ी यहाँ पे रखी हुई है, उस चूड़ी से क्या है, एनर्जी गुजर रही है परपेंडिकुलरली, तो पर यूनिट एरिया चूड़ी की जितनी एनर्जी गुजरेगी यूनिट टाइम में, उसे ही हम नाम देंगे
इंटेंसिटी। ठीक है, चूड़ी खनकी नहीं, ये गाना नहीं गाना है, चूड़ी जो खनकी, क्या खनकाना है, दिमाग अपना खनखनाना है और इंटेंसिटी को दिमाग में बिठा लेना है कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इंटेंसिटी चाहिए तो इंटेंसिटी हम लिखते हैं, आई से डिनोट करते हैं इसको, आई से, कैपिटल आई से इसे डिनोट करते हैं। तो इंटेंसिटी क्या डिफाइन किया अभी हम लोगों ने, अभी हम लोगों ने इंटेंसिटी को क्या डिफाइन किया, I इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एरिया को हम स्मॉल ए कह दे रहे हैं। ठीक है, एरिया को स्मॉल ए डिनोट किए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल ए इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कैपिटल ए एम्पलीट्यूड ले चुके हैं वेव के लिए। ठीक है, अब देखो क्या ई अपान टी आपको ध्यान आ गया क्या होता है, ई अपान टी, सोचो जल्दी से, सोच के बताओ, ई अपान टी कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ओह रब्बा कह रहे हैं तो हमें आता ही नहीं, अभी तो बताया था भाई, अभी तो बताया था। निशांत बोलो भाई, ई अपान टी, अभी एग्जाम्पल दिया था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो क्या ये पावर हो गया, ये पावर है अपान एरिया, पावर अपान एरिया। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, पावर अपान एरिया, यानी पावर का फार्मूला हमारे पास आ चुका है। पावर यहाँ पे रखोगे कौन सी, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं रखनी है आपको, क्या है, टाइम इंटरवल, 0 से t टाइम के लिए बात करें, एक टाइम इंटरवल हो गया, तो यानी एवरेज पावर की वैल्यू रखनी होगी हमें यहाँ पर। तो एवरेज पावर की वैल्यू क्या आई थी, याद करो जरा, एवरेज पावर की वैल्यू आई थी v म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान 2 और इंटू ये एरिया, इंटू एरिया। ठीक है, इंटेंसिटी का ये फार्मूला है यहाँ पर। अब देखो म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अगर हम कह दें कि स्ट्रिंग की लेंथ L है, मास M है, तो क्या हम म्यू को रिप्लेस कर सकते हैं M अपान L से? तो म्यू को रिप्लेस कर दीजिए M अपान L से, तो ये हो गया हाफ बाहर कर लेंगे इंटू V, और म्यू को रिप्लेस कर दिया M अपान L से और इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे इंटू में क्या है, एरिया, इंटू में क्या है, एरिया। दिख रहा है, नोट कर लीजिए, दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो याद आया, जो स्ट्रिंग होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। स्ट्रिंग होगी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। ऐसे बना देते हैं यहाँ पे, देखो ये स्ट्रिंग ऐसी ही तो होगी, और ये स्ट्रिंग के लिए क्या है, एरिया। इसी एरिया से तो एनर्जी जा रही होगी, एनर्जी बाहर तो जा नहीं होगी। स्ट्रिंग जो है जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें डिस्टरबेंस, तो क्या यही रस्सी तो क्या है, यही पार्ट तो क्या इस तरीके से मूव करता है, इस तरीके से। ठीक है, तो एरिया कौन सी होगी, यही तो एरिया होगी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है रस्सी की, और ये लेंथ हमने L कह दी है। तो क्या शेप होता है रस्सी का, स्ट्रिंग का होता है शेप सिलेंड्रिकल, तो क्या हम कहते हैं एरिया या क्रॉस सेक्शनल इंटू लेंथ, क्या वॉल्यूम हो गया, किसका वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर भाग का जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या आपको यहाँ दिख रहा है, L इंटू ए, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। क्या ऊपर मास दिख रहा है, तो क्या मास अपान ये वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया आपका, ये हो गया वॉल्यूम। अब देखो मास अपान वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी, यानी ये मास अपान वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो इसी फार्मूले को क्या हम रिप्लेस कर दें, ऊपर वाला में डाल दें, इसी फार्मूले को रिप्लेस कर दें किससे, देखिएगा हाफ तो बाहर है, यानी I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ इंटू V इंटू रो
मास अपान वैल्यू क्या हो गया, रो इंटू ए स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या हम कहें ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो क्या हम कह सकते हैं, इसको लिख दें हाफ वी और रो ए स्क्वायर 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे ये 4 होगा, 2 मर जाएगा, पाई स्क्वायर आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। इंटेंसिटी का ये फार्मूला आ गया आपका, शायद यही इंटर में पढ़ा होगा आपने, जो बीएससी वाले देख रहे हैं उनके लिए, जो इंटर वाले पढ़ रहे हैं 11th के पढ़ रहे हैं वो लोग ये सीख लें। ठीक है, नोट करिए, नोट करोगे बाबा, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया? चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हटा दें इसको, ठीक है हटा दें। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नाम है मिलना, मिलना नहीं, नाम है इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, तरंगों का मिलना। आपको नहीं मिलना है, आप क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे तरंगों का मिलना, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्या हो रहा होगा, जैसे अभी तक तो एक ही रस्सी जो हमने एक तरफ क्या किया था, पोल से टाई कर दिया था, एक तरफ से ही क्या है, हम डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी एक वेव ही जा रही थी। अब मान लीजिए कुछ ऐसा किया जाए कि 2 बंदे पकड़ लें, ठीक है, मान लेते हैं 2 बंदे, चलिए बना लेते हैं। हमने कहा ये एक बंदा ये है 1 नंबर, नाम नहीं देंगे किसी का, ठीक है, ये बंदा ये है 2 नंबर, और अब रस्सी को क्या किया गया, इनको पकड़ा दिया गया। अब ये दोनों से कहा गया है कि डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करो, तो अब ये बंदा नंबर 2 भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा, तो बंदा नंबर 2 का डिस्टरबेंस वेव में, और बंदा नंबर 1 ने भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया। हमने कहा कि यहाँ जो है पार्टिकल्स के लिए डिस्प्लेसमेंट y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर y2, या यूं कह लीजिए कि वेव के लिए इक्वेशन जो है यहाँ y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस समथिंग करके, और यहाँ y2 इज इक्वल टू, अब ये दो वेव क्या है, आ रही है। ठीक है, यहां पर कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं पार्टिकल का नाम k कह लेते हैं। अब ये पार्टिकल k, यानी यहां पर कोई एक बंदा है, वो कह रहा है अब मैं क्या करूं, ये कह रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसके एक तरफ से एक वेव आ रही है जिसका डिस्प्लेसमेंट अलग है, दूसरी तरफ से दूसरी वेव आ रही है उसका डिस्प्लेसमेंट अलग है। तो ये जो बंदा के है ये कह रहा है मैं किसके साथ जाऊं, मैं किसके साथ जाऊं, आप बताइए किसके साथ जाए, किसके साथ जाए। अब ये चक्कर में पड़ा है मैं किसके साथ जाऊं, दोनों तरफ से अलग अलग डिस्टरबेंस की वेव आ रही है, अलग अलग डिस्टरबेंस अलग अलग डिस्प्लेसमेंट की वेव आ रही है, तो मैं किसके साथ जाऊं। तो के लिए एक सजेशन आया, यानी जो के बंदा है उसके लिए एक सजेशन आया, और वो कहां से आया, वो आया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ से, यानी अध्यारोपण का एक सिद्धांत दिया गया, अध्यारोपण का एक सिद्धांत दिया गया, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि के से बोला गया भाई तुम दोनों के अकॉर्डिंग चले जाओ, दोनों के अकॉर्डिंग जाओ, किसी को नाराज मत करो, किसी को नाराज मत करो, सबको खुश रखो, और सबको खुश रखने के लिए क्या करना पड़ता है, डॉट डॉट डॉट। तो क्या किया गया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने कहा भाई के से तुम दोनों के साथ जाओ,
यानी जो k कहेगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो y होगा वो क्या होगा, y1 प्लस y2। k ने कहा तो ठीक है, मैं क्या करूं, y1 प्लस y2 के साथ जाता हूं। अब देखो क्या है, मान लेते हैं कि जब ये वेव k पर पहुंची तो 1 नंबर वाली जो वेव है वो भी क्या है आपका, मान लो ये 1 नंबर की वेव है जो बंदे 1 से प्रोड्यूस की गई है, और जो बंदे 2 ने क्या है डिस्टरबेंस क्रिएट करके वेव प्रोड्यूस की, वो 2 नंबर वेव हो गई। तो जब दोनों वेव के पॉइंट पर पहुंची, यानी के बंदे के पास पहुंची, तो वेव नंबर 1 ने उसे y1 डिस्प्लेस दिया और वेव नंबर 2 ने उसे y2 डिस्प्लेसमेंट दिया बंदे के को। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि तुम दोनों के साथ जाओ, यानी जो k बनता है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। अब मान लीजिए कि ये जो वेव नंबर 1 है वो a1 डिस्प्लेस किया k को ऊपर की तरफ, और 2 ने a2 डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ, तो नेट कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, a1 प्लस a2। इसके उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी तो पॉसिबल है कि अगर मान लीजिए कि 1 ने a1 डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ और 2 ने a2 डिस्प्लेस कर दिया नीचे की तरफ, तो क्या हम कहें कि ये k बंदे का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2। इसका मतलब है क्या हम लिखते हैं कि वेक्टर सम यानी y नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। अब आपके दिमाग में एक खुराफात आ रही होगी कि ऊपर नीचे ही क्यों हो रहे हैं, ये एक ऊपर जाए एक इस तरीके से चला जाए। मतलब प्रवीण सेन बोल रहे हैं कि अगर कौन है भाई, है प्रवीण सेन, a1 कहा इधर गया और a2 कहा गया इधर चला गया, कोई बात नहीं। तो अब इनका रिजल्टेंट निकालना आपको आता है, तो इनका रिजल्टेंट जो ए होगा वो ये कहीं पर होगा, वो निकाल लोगे आप। लेकिन इस टाइप का आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में इतना ही है कि या तो दोनों कहाँ होंगी, एक ही दिशा में डिस्प्लेस कर रहे होंगे या अपोजिट, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है वो सुन लीजिएगा आपका। जैसे अगर वेक्टर ना बोलना चाहे तो हम अलजेब्रिक कह सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लें। तो यानी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इफ मोर देन वन वेव आर प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम, देन at any point at any time the displacement of particle is equal to the vector sum of displacements of individual waves produced at that point। ठीक है, यदि दो या अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित हो रही हैं तो माध्यम के किसी कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उस क्षण अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं बात, नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक चीज और है इंटरफेरेंस में। जैसे अभी हम वेव का इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, लाइट वेव का भी पढ़ेंगे आपका, और जो है आपका साउंड वेव का इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अभी तो जनरल पढ़ रहे हैं आपका। तो वेव के इंटरफेरेंस के लिए हम क्या करते हैं कि दो सोर्स लेते हैं, यानी दो वेव प्रोड्यूस करेंगे और उन वेव को किसी पॉइंट पर हम मिलाएंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है आपका, मिलना। ठीक है, हम मीट कराएंगे एक पॉइंट पर दो वेव्स को, और वहां पर वो क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी, और कौन सी घटना होगी, इंटरफेरेंस की घटना होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, फोटो बनाते हैं, यानी एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें अलग अलग सोर्स से वेव को चलते हुए दिखाते हैं और किसी बिंदु पर उन्हें मिलाते हैं। तो मान लेते हैं आपका कोई सोर्स है S1 और दूसरा सोर्स है S2। कोई पॉइंट हमने यहाँ ले लिया है, मान लीजिए M पॉइंट ले लिया है, और यहाँ S1 से जो वेव चली वो डांस करते हुए यहाँ पहुंची, और S2 से जो वेव चली
बराबर चल के पहुंच रही है या अलग अलग पाथ ट्रेवल हो रहा है। अगर ये पॉइंट M S1 और S2 सोर्स के बिल्कुल मिड में होता, मतलब मिड में कहीं पर होता, तो S1 से चलकर M तक पहुंचने वाली वेव और S2 से चलकर M तक पहुंचने वाली वेव इक्वल पाथ ट्रेवल करती। लेकिन हमने यहाँ पॉइंट कुछ ऊपर शिफ्ट किया है, मिड में नहीं है, यानी S1 से M तक और S2 से M तक पहुंचने वाली वेव इक्वल पाथ ट्रेवल नहीं कर रही है। मान लेते हैं कि S1 से M तक जो वेव चल रही है वो X1 पाथ ट्रेवल कर रही है और S2 से M तक जो वेव चल रही है वो X2 पाथ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब क्या करें, M पर तो पॉइंट वेव मिल रही है, यानी M पर क्या होगा, इंटरफेरेंस की घटना होगी। ठीक है, अब कैसे होगी देखो, क्या हमें प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन पता है, बताइए। प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन हमने पढ़ा चुके हैं आपको क्लास में, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं, वीडियो है अपलोडेड। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अच्छा लगे लाइक भी कर दें। तो अब क्या कर रहे हैं हम, देखो प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू क्या थी आपका, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो क्या देखो, इस वेव के लिए x क्या हो गया x1 और इस वेव के लिए x क्या हो गया x2। तो जब हम वेव के लिए x फिक्स कर देंगे तो इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पर हम पहुंच गए। तो जैसे ही हम x फिक्स करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगी वो वेव नहीं रिप्रेजेंट करेगी, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगी उस पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो अब हम इस वेव के लिए x फिक्स कर दें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, यहाँ देखें y1 इज इक्वल टू मिल जाएगा a साइन ओमेगा टी माइनस के x1 और इस वेव के लिए मिल जाएगा y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x2। अब ये जो y1 y2 है ये वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, क्योंकि हमने x फिक्स कर दिया है, तो पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए बातें, नोट करिए जल्दी से, कमेंट करते रहिएगा, हम देख नहीं रहे थे, देखेंगे तो जवाब देंगे आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, y दोनों के लिए देखो, दोनों वेव्स जो हैं ये दोनों वेव्स के लिए क्या किया हमने, फ्रीक्वेंसी सेम रखी है और वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेम रखा है, वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेम रखा है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि दोनों वेव एक ही मीडियम में हैं, तो दोनों वेव की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों वेव की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और वेलोसिटी का फंडा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखो जो वेव इक्वेशन हमने लिख रखी है इसमें कोफिशिएंट ऑफ टी अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जो वेव वेलोसिटी है वो क्या होगी, ओमेगा अपान के, ओमेगा अपान के। यानी वेलोसिटी दोनों वेव की सेम है क्योंकि एक ही मीडियम में प्रोपोगेट हो रही हैं, इसलिए क्या है, ओमेगा और के को सेम रखा गया है। ओमेगा सेम होगा यदि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। अगर दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ओमेगा सेम होगा। के कब सेम होगा दोनों वेव का, के इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपान लैम्डा। तो जब दोनों वेव की वेवलेंथ सेम होगी, वेवलेंथ का मतलब है कि एक टाइम पीरियड में चली गई डिस्टेंस, तो जब वेवलेंथ सेम होगी तो दोनों वेव्स के लिए
प्रोपोगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर सेम होगा। अब ओमेगा अपान के भी दोनों के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जो कि होना चाहिए क्योंकि ओमेगा अपान के वेव वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। दोनों वेव एक ही मीडियम में है, इसलिए उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो जिस सोर्स से वेव प्रोड्यूस हो रही होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं कोहेरेंट सोर्स। उन्हें हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, चुपके से चुप चुप के नोट करते रहिए। ठीक है, आपके पड़ोसी यानी आपके दोस्त ना जान पाए कि आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको लीड करना है, आगे रहना है। ठीक है, अब देखो, जब ये दोनों वेव मिलेंगी, कहां मिल रही हैं दोनों वेव, देखो जल्दी से, दोनों वेव कहां मिल रही हैं, पॉइंट एम पर मिल रही है। तो जब ये मिलेगी तो इनके बीच कौन सी घटना होगी, इंटरफेरेंस की होगी, और ये पॉइंट एम किसके अकॉर्डिंग जाएगा, दोनों का इफेक्ट यहां पर है दोनों वेव का, तो पॉइंट एम अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जाएगा। यानी पॉइंट एम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, देखो यहां से यहां लिखते हैं। एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा, x1 से x2 बड़ा है, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पर पूछेंगे आपसे, x1 से x2 क्या है, बड़ा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये भी हटा देते हैं से। तो अब हमारे पास क्या है, पॉइंट एम बेचारा किसके अकॉर्डिंग जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। यानी पॉइंट एम के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू लिख सकते हैं y1 प्लस y1 प्लस y2। अब देखो क्या करें, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है a। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उनको हम चेंज कर लेते हैं, a1 a2 ले लेते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड a1 a2 कर ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, a1 इसका और a2 इसका। अलग अलग वेव बनाई थी, उसके एम्पलीट्यूड क्या हो बने थे, अलग अलग बने थे। ठीक, एम्पलीट्यूड क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इक्विलिब्रियम, उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो देखो, एक वेव हमने इस तरीके से कुछ बनाई थी, एक वेव ऐसे कुछ बनाई थी, तो एम्पलीट्यूड अलग अलग हमने ले लिए। अब क्या करेंगे, y1 यानी a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। ठीक है, अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक वेव ही होगी, वो भी क्या होगी, वेव होगी। और सुपर इंपोज होने वाली यानी मिलने वाली वेव कैसी है, साइनोसॉइडल है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेव होगी वो भी कैसी होगी, साइनोसॉइडल होगी। तो क्या हम रिजल्टेंट वेव लिख लें, यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम लिख दें y इज इक्वल टू ए क्या है, a1 और a2 का रिजल्टेंट है। ठीक है, यानी दोनों वेव जो सुपर इंपोज हुई तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नई वेव जो बनी, तो क्या कह सकते हैं, ए और यहां कह सकते हैं साइन ओमेगा टी दोनों में है, तो ओमेगा टी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हमने कह दिया कितना आपका कोई जो है आपका एंगल बीटा। एंगल बीटा जो है वो किसी एक वेव से, जो वेव का जो एम्पलीट्यूड हम दिखाएंगे उससे रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके बीच का एंगल। अभी डायग्राम भी बना देंगे। अब हमें क्या चाहिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा ये पता कर ले, बीटा कितना होगा ये पता कर ले, तो हमें जो है पॉइंट एम का नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ए पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट देखिएगा यहां से ध्यान से, क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी अगर हम इक्वेशन लिखें प्रोग्रेसिव वेव की, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है।
तो इसमें जो हमने अंडरलाइन किया है वो पोर्शन क्या फेज होता है? यस आर नो, जल्दी से कमेंट करिए, यस आर नो। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है? आपका फेज को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो इन दोनों वेव्स में किसका फेज बड़ा है? इन दोनों वेव्स में किसका फेज बड़ा है? देखो ये फेज पहली वेव का हो गया, ये फेज दूसरी वेव का हो गया। अब देखो ओमेगा टी दोनों में सेम है, यानी फेज डिफरेंस हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? के एक्स टू माइनस के एक्स वन, के एक्स टू माइनस के एक्स वन। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। तो फिर x1 बड़ा है या x2? अभी जो डायग्राम बनाया था पिछला, आप देखिए अपनी कॉपी में अगर बना रखा है, x2 बड़ा था। तो ओमेगा टी तो दोनों में सेम है, तो क्या कहें कि इन दोनों की वेव्स के बीच में जो सुपर इम्पोज हो रही हैं उनके बीच में अगर हम कहें कि फेज डिफरेंस फाई ले लें, तो फाई बराबर हम क्या कह सकते हैं? के एक्स टू माइनस के एक्स वन, ठीक है। दिस माइनस दिस, ओमेगा टी कैंसिल, के कॉमन, x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 ही तो पाथ डिफरेंस है उन वेव्स के बीच में जो x1 और x2 से चलकर पॉइंट m पर सुपर इम्पोज हो रही है, ठीक है। तो इसको क्या हम पाथ डिफरेंस लिख दें? x2 माइनस x1। तो क्या हम कह सकते हैं ये जो फेज डिफरेंस है हमारे पास, ये आ गया, के को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपन लैम्डा, और इनटू में ये क्या हम लिख दें? पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो सुपर पोजिंग वेव का होगा वो ए कैसे निकालें? इतना नोट हो गया होगा, हटा रहे इतना पोर्शन। फाई, फाई क्या है? जो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या करें? पहली वेव का एम्पलीट्यूड कितना दिया है हमने? A1। पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है आपका? फाई का। तो एक फेजर डायग्राम होता है, ठीक है, और डिटेल में कभी कमेंट बताएंगे आपको, अलग से वीडियो बना के। तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1 और दूसरी वेव, पहली वेव से कितना फेज डिफरेंस है? फाई माना था यहाँ पे ना, ठीक। फाई कितना आया था? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, या पाथ डिफरेंस। तो क्या हम कहें कि दूसरी वेव जो होगी वो हम कहां बना दें? दूसरी वेव बना दें, उसका एम्पलीट्यूड कितना आपका? A2। दोनों के बीच में फेज का कितना डिफरेंस आपका? कितना डिफरेंस आपका? फाई। दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना? फाई। तो क्या देखो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें यहां से, और रिजल्टेंट क्या बनेगा आपका? रिजल्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं ना आपका, एक याद होगा आपको शायद, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेक्टर से ही लगा लेते हैं। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होगी? ठीक है, क्योंकि क्या बोला था हमने कि ऊपर भी जा सकती हैं, दोनों एक ही दिशा में हो सकते हैं और अपोजिट भी हो सकते हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे। तो वेक्टर सब इनका करेंगे। तो क्या दो वेक्टर क्वांटिटी जिनके बीच में एंगल थीटा होता है उनका रिजल्टेंट जो होता है वो हम लिखते हैं r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ दोनों वेक्टर इनटू कॉस थीटा। तो बिल्कुल सेम कहानी से क्या यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा, ऐसे कह लीजिए रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, चलो कोशिश कर लेते हैं, वेक्टरों का पैरेललोग्राम एक कंप्लीट कर लेते हैं। सही बना लेना, बहुत अच्छा नहीं बना पैरेललोग्राम, चलो सही हम भी बना लेते हैं। पैरेललोग्राम ये हमने कंप्लीट कर लिया एक। तो क्या इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, इसको तो ए कहा है, तो ये रिजल्टेंट कैसे देंगे हम? कहेंगे a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई। वेक्टर एडिशन, इसका भी अलग से वीडियो देना है वेक्टर का, ठीक है। नोट करिए इसको, सही लिखा देखो। ठीक है, तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया। अब जो हमने ओमेगा टी प्लस बीटा किया था, तो बीटा क्या है, जो एक वेव है उससे रिजल्टेंट का, पहली वेव से रिजल्टेंट के बीच का एंगल, ये बीटा है। तो वेक्टर कॉन्सेप्ट में ये बीटा निकालना भी आपने मैथ में सीखा है। क्या हम कह रहे हैं कि बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a2 साइन फाई अपान, देखिए आपका क्या हो जाएगा, a2 साइन फाई अपान a1 प्लस a2 कॉस फाई, यानी a2 साइन फाई अपान a1 प्लस a2 कॉस फाई, बीटा का टेंजेंट जो होता है, टेन बीटा। वेक्टर मैथ में आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, तो आज वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। वेक्टर वीडियो अलग से आपका देंगे आपको, ठीक है, उसकी अलग से क्लास ले लेंगे वेक्टर की, ठीक है। तो क्या हमें बीटा यहां से मिल जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये मिल गया। तो क्या जो रिजल्टेंट वेव के लिए इक्वेशन आई थी, क्या आई थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, तो वो रिजल्टेंट इक्वेशन हमें मिल जाएगी। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें हमने बता दी आपको है। बीटा यहां से मिल जाएगा, कोई इक्वेशन दी होगी कहानी कह के, और ए का मान यहां से मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप कम टाइम में रिजल्टेंट वेव के लिए इक्वेशन लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका है, इसलिए टाइम बचाना है। शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बता रखी है। वेक्टर मैथ में आपने पढ़ रखा होगा, तो अच्छी तरीके से ये बातें आपको पता है कैसे आता है, और हम भी एक क्लास ले लेंगे वेक्टर की। नोट कर लीजिए। नींद तो नहीं आ रही है किसी को? नींद तो नहीं आ रही है? चलिए भाई, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, मिलते हैं कल सेम टाइम। गुड नाइट।